नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक नया चैप्टर हम आज के क्लास में शुरू करेंगे। बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा नया चैप्टर है जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो टेंस चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और टेंस चैप्टर से बनने वाले मैं आपको लगभग 100+ PYQ कराने वाला हूं। इनकी मदद से आप ये मान के चलिए कि टेंस का आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टेंस चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो गलत नहीं करेंगे अगर ये आप 100 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से कर लेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जो रिपीटेड मोड पे एसएससी पूछती रहती है। ठीक है भाई, चलिए। तो उससे पहले कि एक बात अगर मैं यहाँ पे कॉन्वे करना चाहूँ तो भाई बात ये है कि अभी एक वीडियो में रिसेंटली में कमेंट आया था मेरे पास कि भैया जी एज वेल एज नाम का एक वर्ड होता है, एक कंजंक्शन बोलते हैं वैसे उसको, तो उसमें ना बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न आ रही थी। तो मैंने कहा भी था कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं पहले उसमें आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मैं पहले आप लोगों की एज वेल एज के बारे में ज़रा कन्फ्यूज़न हटा देता हूँ, फिर हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करेंगे। तो देखो, होता ये है, ये जो एज वेल एज होता है, पहले आप एज को समझो। ये जो एज होता है ना आपका, ये आपका कंजंक्शन भी होता है और ये आपका प्रेपो भी होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ केस में ये आपको कंजंक्शन बनता हुआ नजर आएगा, बट प्रेपो की तरह भी नजर आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये कंजंक्शन है कब ये प्रेपोजिशन है। तो याद रखना, जब ये कंजंक्शन होता है ना तो ये अपने आप में क्या करेगा, रीजन बताने के सेंस में आता है, रीजन या फिर एग्जाम्पल के सेंस में। समझ में आ गई बात? रीजन या फिर एग्जाम्पल के सेंस में। और प्रेपोजिशन के रूप में जब ये काम करता है तो नॉर्मली ये क्या करेगा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट सेंस में चीजें आती हैं, क्योंकि आप जानते हो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये चीजें हो गई। फिर अभी यहाँ से ना एक टर्म बनती है जिससे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। हालांकि वैसे दो टर्म होती हैं तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। एक होती है अपने आप में एज वेल और एक होती है एज वेल एज। ये दो टर्म होती हैं आपकी। तो याद रखना, ये जो एज वेल टर्म होती है, जो ये वाली टर्म होती है ना आपकी एज वेल, ये एडवर्ब होती है। ये क्या होती है, एडवर्ब होती है। ठीक है, और ये जो एज वेल एज टर्म होती है ये अपने आप में क्या होती है, कंजंक्शन होती है। ये वाली जो टर्म होती है ये कंजंक्शन होती है और ये के साथ साथ का मीनिंग करती है, के साथ साथ का मीनिंग करती है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एज वेल एज होता है इससे बनने वाला कॉन्सेप्ट क्या है और इससे एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। देखो, होता ये है, आपको नॉर्मली जब ये यूज होता हुआ दिखाई देगा तो मैंने मीनिंग बता दिया, मैंने एज वेल एज की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दी। अब इसका एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जब एज वेल एज आपका दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाता है, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट यहां दे रखा है और दूसरा सब्जेक्ट आपको यहां दे रखा है, और इनके बीच में एग्जामिनर ने लगा रखा है एज वेल एज। इनके बीच में एग्जामिनर ने क्या लगा रखा है, एज वेल एज लगा रखा है। तो होता ये है, कई बार हम ये मान के चलते हैं कि कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो या तो दोनों को ही जोड़ देगा, दोनों की ही बात करेगा, और कई कंजंक्शन ऐसा होता है जो एक की बात करता है, दोनों की बात नहीं करता, मतलब उसको एडिशनल सेंस में रखता है लेकिन बात उसकी एक एक्चुअल में पूरी तरीके से नहीं करता। तो अब अगर हम बात करें, एज वेल एज एक इसी टाइप का कंजंक्शन होता है। अभी पिछली एक दो क्लास शायद मैंने बता दिया होगा आपको, क्योंकि गलतियां होती रहती हैं तो मुझसे भी शायद मिस्टेक हो गया था। मैंने उसमें ये बता दिया था कि एज वेल एज जो होता है ये प्रेपो की तरह काम करता है और यहाँ पे जो वर्ब होती है वो इसकी तरह आ जाती है, पर ये बात गलत थी असल में वहाँ पे। तो मैं उस टाइम पे मेरे माइंड से शायद ये बात स्लिप कर गई थी, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया था आपको। फिलहाल मैं आपको आज एकदम इसको पूरी कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ, और अगर आप इतनी जानकारी रखेंगे एज वेल एज के बारे में तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, क्योंकि आप जानते हैं भाई ह्यूमन माइंड है तो गलतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को पूरी तरीके से शांत माइंड से पढ़ाऊं और कोई भी गलतियां ना करूं।
पर मैं कोशिश करूंगा कि आगे इस प्रकार की गलतियां ना हो। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात बताता हूं कि आपको इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एज वेल एज होता है आपका, ये एक क्या होता है, कंजंक्शन होता है। अब जब ये कंजंक्शन होता है तो ये क्या करेगा ना, ये दोनों आपके जो ये दे रखे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट जो आपके दे रखे हैं इनको कनेक्ट कर देगा, यानी इसको भी जोड़ देगा और इसको जोड़ देगा। लेकिन होता ये है कि आगे आने वाली जो वर्ब होगी या आगे आने वाली आपको अगर कोई पोजीशन वगैरह लगानी होगी, पोजीशन वगैरह लगानी होगी, तो क्या करते थे हम, पहले क्या करते थे कि हम इस सेकंड वाले के अनुसार लगा देते थे। बट एज वेल एज के साथ ऐसा नहीं होगा। एज वेल एज के साथ आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो पोजीशन लगाने की बात होगी ना, वो आप हमेशा इस पहले वाले नाउन के अनुसार, यानी जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन लगाएंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि जब भी एज वेल एज आपका कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो आप दो सब्जेक्ट में से जो पहला वाला सब्जेक्ट आपका दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये मान के चलिए, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया आई और यहां पे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिख दिया राम का। अब यहां पे अगर मैं वर्ब लगाने के लिए कहूं तो आप बताओ क्या लगाओगे? क्या आप यहां पे इज लगाओगे? क्या आप यहां पे एम लगाओगे? तो अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो आप किसी भी कीमत पे राम को देख के यहां इज मत लगा देना भाई, गलत हो जाएगी बात। यहां एम आंसर आएगा क्योंकि ये एज वेल एज का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आपके माइंड में ये बात फिट हो गई होगी। अब एज वेल एज में आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। बाकी जब मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी वो चैप्टर तो प्रैक्टिस के लिए आए भी नहीं है, एक बार आ तो जाने दो उनको, फिर वहां बताएंगे। ठीक है भाई, चलो तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने एज वेल एज के बारे में जैसा कहा था वैसे ही आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने टेंस चैप्टर का। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। अब ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आप नॉर्मली चेक करोगे, आपको कोई गलती वैसे नजर नहीं आएगी जब तक आपको टेंस का एक कॉन्सेप्ट पता ना हो। क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? देखो, टेंस का सबसे प्यारा और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है भाई? इसको जरा थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं भाई। टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट। अब ये स्पेशली टेंस के लिए होता है, याद रखना। ये टेंस का क्या है? रिलेशन कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो, टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि प्रेजेंट का जो रिलेशन होगा वो प्रेजेंट के साथ होगा, पास्ट का जो रिलेशन होगा वो मेरे प्यारे साथी पास्ट के साथ होगा। लेकिन आपका जो फ्यूचर होता है इसकी खास बात है, ये जो फ्यूचर टेंस होता है, क्योंकि आप जानते हो तीन टेंस होते हैं, तो मैंने कहा प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है, पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ होता है, लेकिन जो ये फ्यूचर होता है इसका रिलेशन जो होता है ना आपका, ये आपका रिलेशन प्रेजेंट के साथ भी शो करेगा और फ्यूचर के साथ तो करेगा ही करेगा। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट होता है ये आपको बहुत बार हेल्प करेगा। आपको बस यही देखना है कि प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर पहली वाली क्लाउज में प्रेजेंट का कोई टेंस दे रखा है तो सेकंड वाली में भी प्रेजेंट का ही टेंस रखोगे। अगर पहली वाली में पास्ट का टेंस दे रखा है या अगर कोई पास्ट की घटना का जिक्र एक क्लाउज में किया गया है तो दूसरी वाली बात को भी आपको पास्ट में रखना पड़ेगा। मतलब आप ये मान के चलो, अगर दो बातें हो रही हैं किसी बात के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो आप ये मान के चलिए अगर पहली वाली बात पास्ट में है तो दूसरी वाली भी पास्ट में रखनी होगी। अगर पहली वाली प्रेजेंट में बात है तो दूसरी वाली भी प्रेजेंट में रखनी होगी। और अगर पहली वाली बात फ्यूचर में है तो दूसरी वाली को आप जो है वो फ्यूचर में भी रख सकते हैं और भैया प्रेजेंट में भी रख सकते हैं। अब कब फ्यूचर में रखना होता है, कब प्रेजेंट में रखना होता है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। समझ में आ गई बात? फिलहाल ये टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए।
चाहिए, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। अब क्वेश्चन में आप नॉर्मल चेक करोगे, आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी। आप देखोगे पहली वाली क्लाउज में फ्यूचर का टेंस दे रखा है, दूसरी वाली में भी फ्यूचर का दे रखा है, तो फ्यूचर फ्यूचर रिलेशन मेंटेन नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में गलती है। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और भी होता है जो कि हम लोग जो आपका कंजंक्शन चैप्टर होता है वहां भी पढ़ेंगे। आप याद रखना, जो कंजंक्शन होते हैं इसमें कंजंक्शन कुछ दो कैटेगरी के होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब दो कैटेगरी ये स्पेशली टेंस से रिलेटेड बनती है। इसमें होता क्या है, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम बताने वाले होते हैं, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम बताने वाले होते हैं, और कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके कंडीशन बताने वाले होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो प्रत्येक कंजंक्शन जो टाइम बताने के लिए हो या कंडीशन बताने के लिए हो, ये कभी भी किसी क्लाउज में अगर यूज हुआ, यानी टाइम बताने वाला कंजंक्शन या कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन, ये कभी भी किसी क्लाउज में यूज होगा, तो उस क्लाउज के अंदर आप किसी भी कीमत पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए भाई। मतलब जब भी आपका कंजंक्शन या एक टाइम कंजंक्शन हो या कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन हो, तो उस केस में आप उस वाली क्लाउज के अंदर फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। अगर आपको फ्यूचर दिखाना भी हुआ तो या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कीजिए, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मदद से भी आप फ्यूचर दिखा सकते हैं, या मेरे प्यारे साथी प्रेजेंट परफेक्ट की मदद से भी आप ऐसा दिखा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की मदद से, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, आप किसी भी कीमत पे फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी टाइम वाला कंजंक्शन दे रखा हो या कंडीशन वाला कंजंक्शन दे रखा हो, तो उस क्लाउज में हम फ्यूचर का यूज नहीं करते। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। अब इसमें और कोई गलती दे ही नहीं रखी। आप देखो, मैं अगर आपसे पूछूं ये व्हेन कौन सा कंजंक्शन है, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया जी ये टाइम कंजंक्शन है। और मैंने अभी क्या बताया था, मैंने कहा था अगर कोई कंजंक्शन टाइम या कंडीशन बताने वाला हो तो उस वाली क्लाउज में फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप यहां पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल को हटा दीजिए, केवल बोलिए व्हेन वी रिच द टॉप, सिंपल काम हो जाएगा। यानी यहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से फ्यूचर को दिखा रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथी? चलिए, तो किस पार्ट में एरर है, ये रहा, सॉरी पहले वाले पार्ट में नहीं है भाई, एरर जो है यहां पे पहले वाले पार्ट में नहीं है, एरर यहां पे है बी वाले पार्ट में, ठीक है भाई। समय लगेगा। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि भैया आपने एक ही क्वेश्चन कराया है और 12 मिनट का समय ले लिए, मेरे प्यारे साथी मेरी बात को समझना, मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। आप ये मान के चलो पहली और दूसरी क्लास, ये दो क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं टेंस चैप्टर के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो होंगे वो इन दो क्लासेस में रिवाइज हो जाएंगे। तो समय तो लगेगा भाई। अब देखो नो, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए, और ये दोनों कॉन्सेप्ट पे एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछती रहती है। समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली, यानी नेहा की फैमिली में एक लड़की का जन्म बहुत ज्यादा खुशियां लाया। अब बहुत ज्यादा खुशियां लाया या लाता है। अब हमेशा मेरी बात याद रखना, आपके जो एक्शन होते हैं, जो आपके एक्शन होते हैं या कोई भी इवेंट होता है, ध्यान से मेरी बात समझना। एक तो देखो, ये जो आपके एक्शन होते हैं या कोई आपका इवेंट होता है, इनकी खासियत होती है, इनकी खासियत होती है। खासियत क्या होती है? या तो इवेंट आपका वन टाइम इवेंट होगा, जिसे हम वन टाइम एक्शन भी बोलते हैं, और या जो इवेंट होगा वो आपका ऐसा होगा कि वो रिपीटेड मोड पे हो रहा होगा। मतलब रिपीट होने वाला, कि आज भी हुआ, कल भी हो गया, परसों भी हो गया, ऐसे वाला। तो आप जो ये बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि वन टाइम है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो वन टाइम एक्शन को दिखाने के लिए हम मोस्ट ऑफ केसेस में पास्ट का यूज करते हैं। मतलब जैसे एक बार हुआ और खत्म, एक्शन खत्म, तो उस प्रकार के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का टेंस यूज करते हैं। और अगर कोई चीज रिपीटेड मोड पे है तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसा नहीं पास्ट का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ना कोई चीज मेंशन कर रखी होगी। जैसे मैंने कहा कि ये चीज पास्ट में रिपीटेड मोड पे होती थी, तो क्या मैं उसको नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर कोई चीज प्रेजेंट में रिपीटेड मोड पे होगी तो मैं उसको भी बोल सकता हूं। लेकिन मैंने क्या कहा,
अगर कोई एक्शन वन टाइम वाली है तो उसको केवल आप पास्ट में ही लिखेंगे। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो रिपीटेड मोड पे अगर एक्शन हो रही होगी तो उसको आप पास्ट में भी लिख सकते हैं और उसको आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन वन टाइम एक्शन को पास्ट में ही लिखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या है, गड़बड़ बेसिक्स ही है, आप बहुत आसानी से एरर निकाल सकते हैं। देखो द बर्थ मतलब जन्म, तो ये जन्म तो भैया एक ही बच्चे की जन्म की बात हो रही है, तो जन्म तो अनकाउंटेबल एक प्रकार से। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो वर्ड अपने आप में दे रखा है ये सिंगुलर नाउन की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। अब ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ए गर्ल उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो आप मुझे बताओ आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कहेंगे भैया सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मुझे बताओ, क्या नहीं बताया हमने कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये जो आपने वर्ब लगा रखी है ना यहाँ पे, ये गलत है भाई। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है भाई। तो आप बताओ ये आ सकती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं भैया, यानी गलती तो हमें मिल गई थी। तो ये यहाँ पे ब्रिंग नहीं आएगा, यानी डी वाले पार्ट में गड़बड़ है। बेसिक सा एरर था, आप आसानी से पकड़ सकते थे, सीरियल मेंस का क्वेश्चन था ये। तो हमने गलती तो पकड़ ली, लेकिन अगर हम इसको कहें ठीक कैसे करना है, तो हो सकता है कि कई बच्चों के दिमाग में ये आ जाए कि भैया जी इसको पकड़ के हम ब्रिंग्स कर देंगे। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने ब्रिंग्स कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं रिपीटेड मोड पे बोलना चाह रहा हूं। अभी मैंने पीछे बताया था ना, जो एक्शन होती हैं वो दो कैटेगरी में होती हैं, एक तो रिपीटेड मोड पे होने वाली और एक वन टाइम एक्शन। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो बच्चे का जन्म होने का काम है नेहा की फैमिली में, वो बार बार होगा, बार बार लगातार रिपीटेड मोड पे होगा? नहीं ना, वन टाइम एक्शन है। वन टाइम एक्शन है तो ब्रिंग्स नहीं कर सकते किसी कीमत पे आप, यानी अगर ब्रिंग्स कर भी दोगे तब भी बात गलत हो जाएगी। तो भैया इसको पास्ट में रखना होगा। पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट होती है, BROUGHT। ये आपका राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, डी पार्ट में क्या है आपका आंसर है। तो जैसी जैसी चीजें आपकी क्वेश्चन में अप्लाई होंगी मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मंजुल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में जब आप नॉर्मली नोटिस करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ यहां पे कौन सा टेंस अप्लाई है। तो मैंने आपको पहचानना बताया था कि भैया हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर आईएनजी वाली फॉर्म नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कॉन्टिन्यूअस है। तो इतने से पता चला कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, और आगे आपको आईएनजी से पता चला कि कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। देखो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी के साथ तो है, लेकिन टाइम का कोई अता पता नहीं है। जैसे मैंने अगर आपसे मैं कहूं कि भाई ऐसा काम हो रहा था, तो अब आपने हिंदी से मेरी बात को समझा और आपने ये कह दिया कि भैया जी वो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी की बात थी। मैंने कहा ऐसा काम हो रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी आप प्रेजेंट में किसी काम को कॉन्टिन्यूटी में दिखा रहे हो। लेकिन नॉर्मली जब ये क्वेश्चन हमारे सामने इंग्लिश में आएगा तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया कहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है और कहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो मैंने एक बेसिक सा डिफरेंस बताया था आपको। मैंने कहा था कभी भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो या आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, तो ऐसे केस में आपको बस इतना देखना है, जब भी नॉर्मल किसी एक्शन को बिना टाइम दिखाए, यानी बिना टाइम रेफरेंस के आपको दे रखा हो, बिना टाइम रेफरेंस के कोई टाइम वगैरह ना दिया हो, नॉर्मली एक्शन को कॉन्टिन्यूटी में दिखाना हो, नॉर्मल एक्शन को किस में दिखाना हो, कॉन्टिन्यूटी में दिखाना हो, तो उस केस में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे थे, वे खेल रहे थे, वे सो रहे थे, इस प्रकार से। तो मैं कोई टाइम मेंशन थोड़ी ना कर रहा हूं कि वे
पिछली रात से सो रहे थे, वो 2 घंटे से खाना खा रहे थे, वो 3 घंटे से खेल रहा था, कोई टाइम मेंशन किया क्या? नहीं ना। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपको टाइम कुछ भी नहीं मेंशन करके दिया जाता, नॉर्मली रैंडमली बोल दिया जाता है कि ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है, तो उस केस को दिखाने के लिए आप नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब अगर प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की बात होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस केवल एक ही चीज ऐड हो जाती है, वो होता है मेरे प्यारे साथी एक स्पेशल टाइम। इसमें एक स्पेशल टाइम ऐड कर दिया जाता है। एक्शन को कॉन्टिन्यूटी में ही दिखाया जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो आपकी एक्शन होती है ना, उसको एक टाइम से, एक पर्टिकुलर टाइम उसमें ऐड कर दिया जाता है कि कोई त्योहार का नाम रख दिया, कोई दिन का नाम रख दिया, कोई स्टेट का नाम रख दिया। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे चाइल्डहुड हो गई आपका, अगर हम बात करें चाइल्डहुड हो गई, या फिर आप जैसे यंगहुड बोलते हो, यंग एज हो गई, उसके लिए बोलते हैं। या कोई वैसे पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया, पीरियड ऑफ टाइम ले लिया, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें आपको अगर दे रखी होंगी, यानी अगर टाइम मेंशन करके दे रखा होगा आपको, तो उस केस में आप एक्शन को कॉन्टिन्यूटी में दिखाने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर कोई चीज ऐसी है जो कि फ्यूचर में दिखाने लायक है भाई, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहां आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस समझ गए होंगे कि भाई अगर टाइम मेंशन कर रखा हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, और अगर बिना टाइम के यानी रैंडमली एक्शन को बोल दिया कि भैया कॉन्टिन्यूटी में है, कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इंडेफिनिट तरीके से बात हो रही है, तो उस केस में आप नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। सिंपल है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पे इस क्वेश्चन में पता है, इस क्वेश्चन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है वो मैं आपको बताता हूं। भाई यहां पे आप देखो, एक पास्ट का आपको टाइम दे रखा है, द पास्ट 1 वीक, यानी पिछले एक हफ्ते से। तो यहां पे टाइम आपको मेंशन करके दे रखा है। तो अभी तो मैंने यही बात कही कि भैया जब टाइम मेंशन करके आपको दे रखा होगा, तो उस केस में आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गलती कहां है फिर? तो याद रखना, गलती यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जिससे एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाती है। स्टार मार्क कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। होता क्या है, जब भी टाइम मेंशन करके दे रखा होगा, तो ये टाइम दो प्रकार से आता है। एक तो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है प्यारे साथी पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो प्रकार का टाइम आपको देखने को मिलता है। अब दो प्रकार का टाइम होता है, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया यहां पे ना एक चीज होती है, आपका जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो इसको दिखाने के लिए हम इससे पहले सिंस का यूज करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो इसको दिखाने के लिए इससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब मेरी बात को हमेशा याद रखना, मैंने आपको अच्छी तरीके से ये बात बता रखी है कि फॉर जो होता है ये कंजंक्शन प्रेपो दोनों होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सिंस भी आपका कंजंक्शन और प्रेपो दोनों होता है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने की बात आएगी, आप फॉर का यूज करेंगे। कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने की बात आएगी, तो आप सिंस का यूज करेंगे। अब क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो याद रखना, कभी भी ऐसा कोई टाइम आपके सामने दे दे, स्पेसिफाई ना करे उसको। स्पेसिफाई का मतलब होता है जब बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट करके बात की जाए कि लास्ट संडे, तो लास्ट संडे बोल दिया, पिछले संडे को, तो वो स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि अगर आपने कभी देखा होगा लास्ट संडे हो गया, या ऐसे करके बोल दूं मैं, सिंस लास्ट मंथ बोल दूं, लास्ट मंथ बोल दूं, तो लास्ट करके टाइम जो लगाते हैं वो अपने आप में पॉइंट कर रहे होते हैं उस चीज को, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, या कोई सन बोल दिया डायरेक्ट, या किसी मंथ का नाम बोल दिया, जैसे सिंस जनवरी बोल दिया, या मैंने ऐसे बोल दिया सिंस 2000 यानी सन 2000 बोल दी। तो ये अपने आप में ना एकदम पॉइंट कर रहे हैं, किसी टाइम को एकदम पॉइंट कर रहे हैं। और पीरियड का मतलब होता है कि उस टाइम के बीच में एक टाइम गैप बन रहा होगा, एक पीरियड बन रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे प्यारे साथी जो 1 घंटा है वो मुझे पढ़ाते हुए हो गया, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो मेरे अभी भी पढ़ाने के बीच में और पिछले 1 घंटे से पढ़ाने के बीच में, ये दोनों में अपने आप में एक टाइम गैप बन गया। यानी अगर आप देखोगे तो 1 घंटे का वो पीरियड, यानी उसमें 60 मिनट हो गए, तो ये अपने आप में
छोटा छोटा पीरियड बन गया टाइम का। तो टाइम का जब पीरियड बन जाए तो उसको दिखाने के लिए हमें फॉर का यूज करना होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज बता रखी है भाई, फाउंडेशन बैच में अच्छे से सब कुछ बता रखा है, वहां पे आप चीजों को देख लीजिएगा। मेरा काम एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैं एक दो क्लास ऐसी लगाऊंगा जिसकी मदद से आप अगर ये चीजें भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे सीधे सीधे बोल रखा है उसने, पास्ट 1 वीक, एक हफ्ता। एक हफ्ता का मतलब है 7 दिन। तो मेरे प्यारे साथी, ये 7 दिन अपने आप में एक पीरियड की तरह काम करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो ये पीरियड बन गया नहीं बन गया? अगर ये पीरियड बन गया तो भाई यहां गलती ये है कि ये जो सिंस लगा रखा है ये गलत है, इसकी जगह पे फॉर आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आएगा? फॉर आएगा। तो गलती कहां है भाई? डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में क्या है? गलती है। अच्छा, यहां पे एक डिफरेंस और जो मैं बताना चाहूंगा, अभी यहीं पे क्लियर कर रहा हूं। देखो, एक चीज और होती है, सिंस वर्सेस फ्रॉम के अंदर भी डिफरेंस होता है। ये फ्रॉम होती है, ये आपकी प्रेपोजिशन होती है भाई, और ये जो सिंस होता है ये भी आपका कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। तो अब यहां पे ना एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, ये दोनों के दोनों, पहली बात कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आते हैं, तो इनमें एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो, तब आप सिंस का यूज करेंगे। और जब आपको फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो, किसका मेरे प्यारे साथी? फ्यूचर का। तो फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए आप लोग जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये कई बार गलतियां देखने को मिली हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज आप जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा तब करोगे, और फ्रॉम का यूज तब करोगे जब फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो। फिलहाल ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक सी गलती दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे माई ग्रैंड मदर हैज वी लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। यानी कि अब यहां पे उसने क्या किया? एक पॉइंट बना दिया कि भैया बचपन के दिनों से रह रही है, बचपन के दिनों से, यानी पॉइंट कर दिया बचपन के दिनों को। बचपन के दिनों को क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया। यहां पीरियड नहीं बन पा रहा है। पीरियड इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरे प्यारे साथी, डेज में ये नहीं बताया गया कि कितने दिनों से, केवल उसने एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया कि बचपन के दिनों से। तो मेरे प्यारे साथी, बचपन के दिन, मैंने ये क्या कहा कि ये स्पेशल टाइम को पॉइंट करने का काम किया जा रहा है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो उसके साथ सिंस आएगा। जी बिल्कुल लगा रखा है, यानी चीजें ठीक हैं। तो गड़बड़ कहां है? फिर गड़बड़ देखते हैं। देखो, माई ग्रैंड मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, बीन लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आपको यहां पे कौन सा टेंस चाहिए? तो आप कहेंगे देखो भैया, आपने बताया था कि बी की फॉर्म के बाद अगर मैंने थर्ड फॉर्म लगाया तो 99% केस में ये क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। आती इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी है, ये बात दिमाग में रख लो। इसके बाद क्या होता है ना, जो बी होती है, बी की बाद जब आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये भी आती है और इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। कौन कौन सी फॉर्म नहीं आती भाई? फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आती, और आपकी सेकंड फॉर्म नहीं आती, ये नहीं आती है बी के साथ। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। अब आप याद रखना, जब बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये आपका 99% केस में पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? पैसिव वॉइस वाला। और 1% केस में ऐसा होता है कि वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें, ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जब आप इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो जरा मुझे ऊपर देखकर आप बताओ क्वेश्चन में, आपको यहां पे कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मेरी दादी माँ रहती है ना, तो रहने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? दादी माँ के द्वारा। बट अगर मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिव्ड कर दी तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सब्जेक्ट काम कर ही नहीं पाएगा, फिर तो सब्जेक्ट पे काम होगा ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये जो सब्जेक्ट है वो काम कर पा रहा है, और सब्जेक्ट काम कर पा रहा है मतलब हमें यहाँ पैसिव सेंस की जरूरत नहीं है। हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इस लिप्स को काट के इसकी जगह पे क्या करना होगा? आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होगी। तो लिप्स को काट के इसकी जगह पे क्या कर देंगे? लिविंग कर देंगे, तब क्वेश्चन का आंसर राइट होगा भाई। यानी अब मैं इतना डीप में जाके क्यों बता रहा हूं हर क्वेश्चन को? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कल को एग्जामिनर
इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन दे दे और एक ऑप्शन में आपको लिव्ड करके दे दे और एक ऑप्शन में आपको लिविंग करके दे दे, तो कई सारे बच्चे इस वाले ऑप्शन पे भी चले जाएंगे और जिनको अच्छी तरीके से पता होगा वो इस पे जाएंगे। तो जो बच्चे ये गलती करने वाले हैं वो ये गलती ना करें, इसलिए मैं इतना डीप में बता रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला, और इसकी जगह पे क्या आएगा, लिविंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैंने एज वेल एज के बारे में भी जानकारी दी और हर क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हो एक एक दो दो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, तो समय लगेगा उसमें थोड़ा सा। तो आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस सून इन द पार्टी। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ पता है क्या है। आप नॉर्मली चेक करोगे तो आप देखोगे एवरीबडी आपका एक कंपाउंड प्रोनाउन है। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था जितने भी कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं वो आपके एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनते हैं और उनकी खास बात ये होती है कि वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो भैया ये एवरीबडी एक कंपाउंड प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा। इस वर्ब लगा रखिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बी की फॉर्म भी होती है, तो बी की फॉर्म होती है तो इसके बाद या तो आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए या फिर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। वेटिंग लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म लगा रखी है तो वेट करने का काम कौन कर रहे हैं, एवरीबडी, यानी प्रत्येक प्रत्येक वेट कर रहा था भाई, तो ठीक है। तो यहां पे वेटिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टू सी ये इन्फिनेटिव दे रखा है तो वेटिंग व्हाट, टू सी, किस चीज का इंतजार कर रहे थे, देखने का। वेदर की हालत मतलब किस प्रकार से, द न्यू लीडरशिप, यानी ये वेदर क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। फिर द न्यू लीडरशिप आपका सब्जेक्ट दे रखा है इस वाली क्लाउज का, हैज आपकी क्या है, वर्ब है। और आप देखो लीडरशिप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, लगा रखी है। लेकिन आप एक बात देखो, हैज अपने आप में पोजीशन दिखाने वाली वर्ब होती है या रिलेशन दिखाने वाली वर्ब होती है या नॉर्मली आपकी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो अगर ये आपकी मेन वर्ब का काम कर रही होती तो हो सकता है कि मैं ये मान लेता कि ये इफेक्ट वर्ड ठीक हो सकता था। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इफेक्ट वर्ड यहां गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, आप ये जानते हैं। एक तो आपका होता है इफेक्ट और एक होता है आपका अफेक्ट। दोनों में एक प्यारा सा बेसिक सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। एक आपका इफेक्ट होता है और एक आपका अफेक्ट होता है। दोनों में जैसे कि मैंने कहा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो बस इतना होता है कि भैया ये इफेक्ट आपका नाउन होता है और ये आपका जो अफेक्ट होता है ये वर्ब होती है। ये क्या होती है, वर्ब होती है। तो आप ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पे नाउन लगा दिया तो भाई ये तो गलत हो गया क्योंकि नाउन की जरूरत ही नहीं है। हमें बताना है कि जो न्यू लीडरशिप है उसने कैसे प्रभावित किया है, यानी वो क्या प्रभाव डालेगी, सम चेंजेस सून, क्या वो ऐसे प्रभाव डालेगी जिससे कुछ मतलब चेंजेस देखने को मिले जल्दी पार्टी में। तो यहाँ प्रभाव डालने की बात हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद मेन वर्ब आनी थी, लेकिन आपने तो नाउन लगा रखा है। तो भाई यही गलती है, इस इफेक्ट की जगह पे अफेक्ट आएगा, लेकिन हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो अफेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो अफेक्ट में क्या कर देंगे, ईडी और लगा देंगे, काम ठीक हो जाएगा। यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अफेक्टेड आ जाएगा भाई। ठीक है ना, तो सी वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रताड़नाएं वगैरह झेले हुए हों या मतलब उनका दमन किया जाता, तो जिन्हें पीड़ित कहते हैं हम एक प्रकार से, यानी किसी प्रकार से कष्ट भोग रहा हो वो व्यक्ति, तो उसको ऑप्रेस्ड बोलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या कोई गलती नजर आ रही है, आप नॉर्मल चेक करो। ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब दे रखी है, स्टूड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टूड अप अपने आप में क्या होती है, ये अगर हम बात करें तो एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी काम करती है। तो स्टूड अप का मतलब होता है खड़े होने के सेंस में, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे देखो, फॉर प्रेपो है, प्रेपो के बाद में द राइट्स आपका इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर ऑफ प्रेपो दे रखी है, फिर द ऑफ
और ये आपका इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब आपके दिमाग में यहाँ तुरंत एक बात आएगी कि भैया जी ऑप्रेस तो वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना। अगर मैंने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी ईडी कर दी तो ये अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। और आपने बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो अगर ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर भी रहा है तो ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है और कई सारे बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन पे आंसर लगा सकते हैं। हालांकि बाकी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है भाई। अगर कोई व्यक्ति पास्ट में हमेशा खड़ा रहता था, जो लोग पीड़ित थे उनके हकों के लिए, तो क्या बात गलत हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑलवेज देख के इसको प्रेजेंट करने की कोशिश मत करना। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गलतियां क्या क्या कर सकते हैं बच्चे। एक तो बच्चा ये गलती कर सकता है कि इस स्टूड को काट के उसके माइंड में ये आ रहा हो कि भैया मैं स्टैंड्स कर दूंगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब करेगा। तो एक तो गलती बच्चे के माइंड में ये आ सकती है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई गलत सोच रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। आप अगर कोई व्यक्ति पास्ट में करता था तो उसके लिए ऑलवेज एडवर्ब लगा के बोल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज की वजह से इसको स्टैंड्स करने की कोशिश मत करना। अच्छा, अब ये पहली गलती मैंने हटा दी, इसको मत करना, गलत हो जाएगा बात। अब आगे देखो, यहां पे बच्चा एक गलती करने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि भाई ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन कैसे गया? और दूसरी चीज, यहाँ पे द आर्टिकल है तो भैया आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, क्योंकि आर्टिकल या डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं ना। तो ये एडजेक्टिव को कैसे डिटरमाइन करने लगे? तो याद करो मेरा बताया हुआ वो बात जो मैंने आपको कहा था कि भैया द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चैप्टर की प्रैक्टिस कराई है ना, उसमें देखना जाके द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन बताई थी आपको। क्या कहा था मैंने कि द प्लस एडजेक्टिव की जो फॉर्मेशन होती है ये अपने आप में पूरी तरीके से किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। और मैंने आपको बताया था कि ये द प्लस एडजेक्टिव जब भी आएगा तो ये नाउन का काम करेगा, और ये अपने आप में प्लूरल सेंस रखता है। जैसे मैंने कहा द ऑप्रेस्ड, तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे पीड़ित लोग। ऐसे मैंने बोला द रिच, तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे अमीर लोग। ऐसे मैंने बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैंने बोल दिया द पुअर, तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे गरीब लोग। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो आप याद रखना, ये द प्लस एडजेक्टिव वाले पार्ट में अगर कोई गलती निकालने की कोशिश कर रहा हो तो भाई गलत हो जाओगे। ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। दो पार्ट ऐसे थे जहां बच्चे फंस सकते थे, उनको लग रहा था कि गलती हो सकती है, एक तो इस वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों ही पार्ट में कोई गलती नहीं है, दोनों ही अपने आप में परफेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट वैसे लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने उसको एरर कंसीडर नहीं किया। शायद एग्जामिनर इसको नॉर्मल स्टेटमेंट मान के चला है, वरना वो आपको नो एरर ऑप्शन में देता। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे सी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। तो कह रहा है कि वो हमेशा गलतियां निकालती है, मतलब वो हमेशा गलतियां निकालती है, गलतियां ढूंढती रहती है उस खाने में जो मैं बनाता हूं। अब आप समझिएगा, क्या ये यहां से आपको थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट नहीं लगी जैसे अनोइंग स्टेटमेंट हो? आप मुझे बताओ कि वो हमेशा गलतियां ढूंढती रहती है उस खाने में जो मैं बनाता हूं, तो क्या इसमें आपको थोड़ा सा अनोइंग नहीं लगा? स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसी नहीं लगी जैसे अनोइंग वाली स्टेटमेंट हो? तो आप कहेंगे भैया बात तो ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहां पे ना एग्जामिनर ने सिर्फ ऑप्शन की मदद से चीजों को घुमाया है। अगर एग्जामिनर यहां पे नो एरर ऑप्शन रख देता, अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर नो एरर ऑप्शन रख देता तो ये क्वेश्चन चैलेंजेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने आपको टेंथ चैप्टर में ऑलवेज से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैं नहीं जानता कि आपने ये चीजें याद की हैं या नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो टेंस चैप्टर होता है ये केवल टेंस चैप्टर नहीं है, ये टाइम एंड टेंस होता है। आप टेंस का सही निर्धारण तभी कर सकते हैं जब आपको टाइम की जानकारी हो। तो मैंने आपको कहा था कि भैया कुछ इनके टाइम्स होते हैं, कुछ इनके एडवर्ब्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मैंने आपको ऑलवेज के बारे में भी जानकारी बताई थी। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब होता है जो कि ऐसी चीजों को दिखाता है जो ऑलवेज मतलब बार बार हो रही है, रिपीटेड मोड पे हो रही हैं, ऐसी चीजें में जिन्हें हम सदैव बोलते हैं या हमेशा के लिए बोलते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ऑलवेज के साथ मैंने आपसे कहा था कि जनरली क्या देखते हैं आप,
जर्नली इसके साथ क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आता है नॉर्मली। नॉर्मली क्या आता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज जो होता है ये दो सेंस में यूज होता है। एक तो आपका जर्नल सेंस में, जिसमें आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, और एक होता है अनोइंग स्टेटमेंट। अगर कहीं से भी ऐसी सेंस आ रही है जैसे स्टेटमेंट थोड़ी सी अनोइंग है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उस केस में आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करना पड़ता है। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो मेरे भाई यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी अनोइंग वे में जा रही है। अगर अनोइंग वे में जा रही है तो यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, एग्जामिनर ने यहां पे क्या कर रखा है, गलत करा रखा है। उसने कह रखा है कि भैया नहीं, हम इसको अनोइंग स्टेटमेंट मान ही नहीं रहे हैं, हम तो इसको जर्नल स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि भैया एग्जामिनर ऑप्शन सेट करेगा, वो अपने हिसाब से बताएगा। अब एग्जामिनर को ये अनोइंग स्टेटमेंट नहीं लग रही है, काफी सारे बच्चों को ये अनोइंग स्टेटमेंट लग रही होगी, तो उन्हें लगेगा कि यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही है, पर एग्जामिनर ने इसको अनोइंग स्टेटमेंट नहीं माना है, उसने जर्नल स्टेटमेंट मान के चला है। अगर जर्नल स्टेटमेंट मान के चलोगे तो भाई फिर आपको इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। यानी जो ये ऑलवेज फाइंडिंग लगा रखे हो ना आप, इज ऑलवेज फाइंडिंग, ये चीज गलत हो जाएगी। यानी इज और ये जो फाइंडिंग वाला पार्ट है ये गलत हो जाएगा। सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये इज फाइंडिंग की जगह पे आप क्या कर देंगे, केवल फाइंड्स कर देंगे, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर क्वेश्चन में नो एरर ऑप्शन दे देती है एसएससी, तो भैया क्वेश्चन चैलेंजेबल हो जाता, क्योंकि ऑलवेज के बारे में ये जानकारी एक्यूरेट है एकदम। तो इसको दिमाग में बिठा लो कि ऑलवेज जब भी यूज होगा तो वो दो सेंस में यूज होता है, एक तो जनरल सेंस और एक अनोइंग सेंस। अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा उसके साथ, और अगर अनोइंग कर रहा है, थोड़ी स्टेटमेंट अनोइंग वाली है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट मत लगाना। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ऑल दी स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। अब देखो, सिर्फ अगर इस क्वेश्चन में एरर मार्क करना है तो बहुत आसान है। कैसे, बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। मुझे बताओ ये स्टूडेंट्स कैसा है, तो आप कहेंगे भैया ये तो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, हो गई गलती। यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आ गई, नहीं आनी चाहिए ना, तो इज गलत हो गया। यानी आंसर आपका बी वाले पार्ट में है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि भैया जी क्या मैं इज को काट के आर कर दूं, क्या मैं यहाँ पे डन को काट के क्या कर दूं, डू कर दूं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, पर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। देखो, यहाँ पे इस तो कटेगा, लेकिन अगर जो बच्चा यहाँ पे, देखो मैं आपको कुछ ऑप्शन बना के देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको आर कर दो, तो आर करने वाले बच्चे भी गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगर जो बच्चे इनके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया जी इसको काट के आर कर दे तो ठीक हो जाएगा क्या, मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ क्यों गलत होगा। आप एक बात बताओ, इज, आर, एम और वॉज और वर, क्या ये बी की फॉर्म्स होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जो बी की फॉर्म होती हैं, अगर आप इनके बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये 99% केस में पैसिव वॉइस बनती है। क्या मैंने ये बात नहीं बताई है। तो भैया यहाँ पे काम करने का, अच्छा बेहतर करने का काम किसके द्वारा हो रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ स्टूडेंट्स तो काम कर पा रहे हैं ना, आपका सब्जेक्ट काम कर पा रहा है। तो सब्जेक्ट जब काम कर पा रहा है तो मैं यहाँ पैसिव सेंस कैसे अप्लाई करूं, होगी ही नहीं पैसिव सेंस अप्लाई। तो यहां इज, आर, एम, वॉज, वर का तो पत्ता ही कट गया भाई, क्योंकि ये बी की फॉर्म्स हैं और बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं सकते हम, बात गलत हो जाएगी। तो ये तो खत्म हो गया। अब इसके साथ अब हम क्या करें भाई, अब क्या अप्लाई करें। देखो, अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपको एग्जाम, देखो यहां पे दो आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, ये तो चीज खत्म हो गई। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, आपके दो आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं। आंसर इसके दो पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो पहला आंसर, आप इसको काट के क्या कर दीजिए, हैव डन कर दीजिए, एक ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। और एक दूसरा आंसर जो इसका पॉसिबल हो सकता है वो डिड हो सकता है, यानी आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दीजिए तब ये हो जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया दोनों आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्यूरेट होगा एकदम। देखो भाई, आप ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखो, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्या कहा, दोनों ही आंसर अपने आप में ठीक हैं भाई। अगर आप हैव डन बोलोगे दैट मींस कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हो, और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब किया जाता है जब हम अनफिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? अनफिनिश्ड एक्शन की। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हम फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं। तो मैं इसको फिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन तभी तो बता पाऊंगा जब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड होगा जो मुझे बताएगा, जो मुझे हिंट देगा। तो क्या इसमें कुछ दे रखा है? ऐसा नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो मेरे प्यारे साथी दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। अब एग्जामिनर को इंप्रूवमेंट में अगर गड़बड़ करानी होगी तो वो हैव के साथ में यहां डिड लगा के दे देगा या डू लगा के दे देगा, मतलब फॉर्म्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ करा के ऑप्शन को गलत करा देगा, या यहां पे गड़बड़ करा देगा। ऐसे डिड के साथ में कुछ उससे पहले कोई चीज लगा के दे दी, ठीक है, जैसे डू डिड लगा के दे दिया इससे पहले, या इज डिड लगा के दे दिया, हैव डिड लगा के दे दिया, कुछ भी मतलब नॉर्मल गलती करा के वो हटा देगा ऑप्शन को। फिलहाल जो दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने बता दिया, उनका रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि भाई प्रेजेंट परफेक्ट अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है, और जो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट होता है वो फिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है। तो दोनों ही आ सकते हैं फिलहाल। तो वो क्वेश्चन के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर वहां पे राइट बन रहा होगा। फिलहाल यहां पे अगर हम बात करें तो गड़बड़ किस पार्ट में? बिल्कुल बी वाले पार्ट में। अब देख रहे हो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आपको कितनी सारी नॉलेज इसने प्राप्त कराई, कितनी सारी नॉलेज इसने आपको दी। तो ये चीजें होती हैं, ये तरीका होता है आपके बताने के ऊपर कि भाई आप कितनी जानकारी ये क्वेश्चन में कॉन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल दी वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल। अब ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ अगर गलती आपको मार्क करनी है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि ये क्वेश्चन एमटीएस का है, अगर आपको सिर्फ इसमें गलती मार्क करनी है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? आपको बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है? तो आप कहेंगे भैया प्लूरल वर्ब आती है। तो बस केवल इतना ही आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट दे रखा है वो सिंगुलर दे रखा है या प्लूरल दे रखा है। अब आप जरा मुझे देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ भाई कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। तो आप कहेंगे प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो ये तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, बट एग्जामिनर ने आपको कौन सी लगा के दे दी? प्लूरल वर्ब। तो यहां पे गलती हमको बहुत आसानी से मिल गई कि यहां पे ये रिक्वेस्ट वर्ब नहीं आएगी, रिक्वेस्टेड आएगी भाई, क्योंकि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने कौन सी लगा रखी है? प्लूरल। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है, आप मुझे बताइए, मैं अगर इसका इंप्रूवमेंट आपसे पूछूं तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप यहां पे रिक्वेस्टेड करना चाहेंगे? मतलब मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लो मैंने एस लगा दिया इसमें। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया, क्या आप इसको रिक्वेस्टेड करना चाहेंगे? दोनों में से आप कौन सा आंसर लगाएंगे मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए दोनों में से कौन सा आंसर लगाएंगे। तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे भैया जी देखो, ये जिस प्रकार की स्टेटमेंट है ये एक ऐसी स्टेटमेंट लग रही है कि भैया जो पुजारी है वो जितने भी अमीर लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप जो है मनी डोनेट कीजिए एक मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर वो प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं, और अगर उसने पास्ट में रिक्वेस्ट की होगी तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो आप ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, आप इसको रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, यानी दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल हो सकते हैं। आंसर को एकदम एक्यूरेट कब लगा पाएंगे? जब एग्जामिनर आपको सर्कमटेंसेस क्लियर करके देगा, ऑप्शंस में चीजें बना के देगा, उसके हिसाब से आंसर आप लगा पाएंगे। ऐसे अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो दोनों ही ठीक, आप दोनों ही चीजें ठीक सोच रहे हैं। आप अगर रिक्वेस्ट सोच रहे थे माइंड में तो वो भी ठीक था, रिक्वेस्टेड सोच रहे थे तो वो भी ठीक था। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। बाकी वैसे हम 20 क्वेश्चंस करते हैं क्लास के अंदर, लेकिन आज मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि मैंने आपको उससे पहले भी जानकारी दी थी थोड़ी, तो उस वजह से टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं तो मेरे प्यारे साथी 10 क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखना मैंने आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट, कितनी सारी चीजें बताई हैं, वो चीजों पे ध्यान देना पूरी तरीके से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डजंट मैटर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने उन क्वेश्चंस से कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे। क्योंकि आप ये मान के चलिए मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से आप लगभग टेंस के 50-60 क्वेश्चन आराम से बना दोगे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनसे।
समझ पा रहे हो ना? तो आप ये मान के चलिए कि एक ही क्लास के अंदर मेरी कोशिश ये थी कि मैं मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने रख दूं, ताकि आप मोटा मोटा आइडिया लगा पाएं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। कह रहा है, दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वेलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड फॉर ओवर हाफ अ मिलीनियम। अब क्वेश्चन सीपीओ 2019 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं। देखो, क्वेश्चन में नो एरर नहीं दिया है, मतलब गलती तो है। अब गलती है तो आपका माइंड तुरंत आना चाहिए कि भैया गलती ढूंढो। नॉर्मल आप चीजें चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, कंजंक्शन वाली क्लाउज के अंदर आपको यहां क्या दे रखा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट का परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोल रहा हूं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दे रखा है यहां पे। तो अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट दे रखा है तो आप ये बताओ, जब मैंने क्या कहा था, अगर आपको एक बात प्रेजेंट में दे दी तो आप अल्टीमेटली ये मान के चलो कि उससे जुड़ी हुई जो भी बात होगी वो भी तो प्रेजेंट में चल रही होगी। मैंने एक इवेंट अगर प्रेजेंट में बोल दिया तो जाहिर सी बात है मैं उससे जुड़ा दूसरा इवेंट भी प्रेजेंट में ही बोलूंगा। सिंपल है ना? तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। आपको सबसे पहले मैंने आज की क्लास में टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट ही बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि भैया प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है, पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ होता है, फ्यूचर का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ भी होता है भैया, और ये रिलेशन आपका फ्यूचर के स्वयं के साथ भी होता है। तो आप जरा मुझे देखकर बताओ, जब यहां मैंने प्रेजेंट लगा रखा है तो आगे मैंने पास्ट कैसे लगा दिया? क्या ये पॉसिबल है? वो बता रहा है कि हालांकि जो पेपर है वो एक डोमिनेंट मीडियम है प्रिंटिंग के लिए, आज के समय में प्रिंट करने के लिए एक डोमिनेंट मीडियम है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, इसको मतलब कुछ मिलीनियम समय के लिए, यानी कि जो होता है ना हाफ ऑफ मिलीनियम, यानी 50 वर्षों के लिए लगभग क्या कर दिया था, इसको रोक दिया था, होल्ड बैक कर दिया था। ठीक है, तो इसको रोक दिया था कुछ टाइम के लिए। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी, यहां पे जब इधर प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं, यानी पास्ट की बात को प्रेजेंट में लाके बोल रहे हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। यानी टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से आपको रिलेशन मेंटेन कराना पड़ेगा। जब इधर आपका प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट रखोगे। तो भाई आप जरा मुझे देखकर बताओ, क्या यहां हैड आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा यहां पे। इसकी जगह क्या आएगा? हैज आएगा। इसकी जगह पे हैज आएगा, यानी सी वाले पार्ट में गड़बड़ है, सी वाले पार्ट में गड़बड़ है। तो देखा कि केवल सिर्फ आप, अब आप नोटिस करना जो कल की क्लास हम लोग करेंगे उसमें आप नोटिस करना, जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली चीजें बस यही होंगी लौट फिर के, जितनी मैंने आपको बताई हैं। हाँ, जो चीजें नहीं आती जाएंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो नई भी आएंगी आपके सामने, नई चीजें, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चलूंगा। पर मैंने हर क्वेश्चन के अंदर जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी उतनी दी है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे।